हेलो फ्रेंड, मैं देवेंद्र राजपूत आप सभी का स्वागत करता हूं यूपीएससी ओपिनियन चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि हमारी भारतीय शब्दान की उद्देशिका का हमने एक चैप्टर पढ़ लिया था कि इसकी प्रकृति कैसी होती है और ये कहाँ तक मान्य है या नहीं है, तो ये हमने जान लिया था। अब हम बात करते हैं भारतीय शब्दान की उद्देशिका की प्रस्तावना या उद्देशिका को किसने क्या कहा है। तो हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे प्रस्तुत किया था और इसे कब स्वीकार कर लिया गया था, इतने समय पर मतलब 13 दिसंबर को प्रस्ताव पेश किया गया था, जो कि 22 जनवरी 1947 को क्या कर लिया गया था, स्वीकार कर ली गई थी। अर्नेस्ट बारकर ने भारतीय शब्दान की प्रस्तावना को शब्दान की कुंजी कहा है और के एम मुंशी ने राजनीतिक राशिफल कहा है और एन के पालकीवाला जो कि एक न्यायाधीश थे, उन्होंने क्या कहा है, एक पहचान पत्र। और ठाकुरदास भार्गव और सुभाष कश्यप कहते हैं शब्दान की ये आत्मा है। डी बसु कहते हैं स्वतंत्र संग्राम के आदर्श हैं। बी आर अम्बेडकर कहते हैं संविधान के दर्शन समाहित हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहता है कि ये संविधान निर्माता के मनोमस्तिष्क को पढ़ने की कुंजी है। तो ये ध्यान रखना, अर्नेस्ट बारकर ने क्या कहा, के एम मुंशी ने, अर्नेस्ट बारकर ने अपने संविधान की कुंजी, एन की मुंशी क्या कहते हैं, राशिफल कहते हैं, एन की पालकीवाला पहचान पत्र कहते हैं, ठाकुरदास भार्गव सुभाष कश्यप संविधान की आत्मा कहते हैं, डी बसु कहते हैं स्वतंत्र संग्राम के आदर्श और बी आर अम्बेडकर दर्शन कहते हैं, संविधान के दर्शन इसमें समाये थे और ये कहते हैं मनोमस्तिष्क में पढ़ने की कुंजी है सब। ठीक है, ये हो गया हमारा क्लियर। फिर हम जान लेते हैं भारतीय शब्दान की जो प्रस्तावना का वर्णन भारत शासन अधिनियम 1919 में, जो कि हमने जब हम इसमें पढ़ रहे थे, इसका क्या कि विकास पढ़ रहे थे, तो हमने देखा था भारतीय शब्दान का मतलब बेसिस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उस पार्ट में। तो उसमें हमने कहा था कि भारत में सर्वप्रथम प्रस्तावना का वर्णन 1919 में किया गया है। प्रस्तावना के प्रति यूएस से लिया गया, लेखन शैली ऑस्ट्रेलियन संविधान से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड, अब हम इसके जानते हैं क्या है, मतलब तो प्रकृति तो जान ही ली थी। अब अगला देखते हैं किसने कहा गया है, ये तो समझ में आ गया है। और कहाँ से ली है, यूएस से, और इसकी लेखन शैली क्या है, ऑस्ट्रेलियन संविधान से ली गया है। देखो, ये है हमारी भारतीय शब्दान की उद्देशिका। तो उद्देशिका क्या है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय और विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा तथा राष्ट्र की एकता अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये है। तो इसमें क्या है कि इसमें बताया गया है कि हमारे संविधान का या स्रोत क्या है। तो हमारे संविधान का स्रोत क्या है, हम भारत के लोग मतलब भारत की जनता और प्रभुत्व संपन्न है हम लोग। ठीक है, हम खुद के नियम बना सकते हैं, इसके बारे में हम गौर से मतलब ध्यान देंगे। समाजवादी पंद्रह लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, तो ये हमारे क्या हैं, ये हमारे आदर्श हैं हमारे संविधान के। प्रभुत्व संपन्न, नंबर दूसरा क्या है, समाजवादी पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। तो ये क्या है हमारे भारतीय संविधान के आदर्श। तो 5 हैं हमारे, 1 तीसरा 2 3 4 5 आदर्श हो गए। अब न्याय कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय। और स्वतंत्रता कितने प्रकार की, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। असमानता किसकी, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक है, और बंधुता कितने प्रकार की, 2 प्रकार की, मतलब व्यक्ति गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो बंधुता ये है। ठीक है, और क्या है कि हमारा संविधान क्या है, हमने इसे अधिनियमित, मतलब इसे हम संविधान को क्या बोलते हैं, अधिनियमित भी बोल देते हैं, क्योंकि ये संविधान सभा द्वारा औपचारिक रूप से बनाया गया था, इसलिए अधिनियमित है और आत्मा से अर्पित करते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है दोस्तों, और इसमें देखो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा क्या जोड़ दिया गया था, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य के स्थान पर क्या जोड़ दिया गया था। जो देखो यहाँ पर लिखा है, जी देखो, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष जोड़ दिया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य लिखा था, संपूर्ण प्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य, लेकिन 2 वर्ड जोड़ दिए, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर भी क्या जोड़ दिया है, अखंडता शब्द जोड़ दिया है। तो मतलब 3 शब्द। तो 1976 की धारा 2 द्वारा मतलब इतने को राष्ट्र की एकता के स्थान पर प्रतिस्थापित कर दिया। देखो जो लिखा हुआ, ध्यान से देखो कि ये 2 नंबर लिखा है तो 2 नंबर का, और 1 नंबर लिखा तो 1 नंबर के यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारी संविधान की प्रस्तावना आपने देख लिया होगा ध्यान से। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम आगे। तो देखो दोस्तों, मैंने बताया था तब हम देख रहे थे वो संविधान, वो उसकी बुक से कि आदर्श कितने प्रकार के हैं, 1 2 3 4 5। तो 5 मैंने लिख दिया। ये
प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, 5 आदर्श हैं। इसी प्रकार आकांक्षा कितनी प्रकार की? 4 प्रकार की। कौन सी? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जी हमने कहाँ से लिया है? जो फ्रांस की क्रांति हुई थी, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना वहीं से ली गई है, ठीक है। और न्याय क्या है? ये, लेकिन हम वहाँ से सीधा सीधा नहीं, इसमें थोड़ा अंतर करके हमने लिया हुआ है, ऐसा नहीं कि सीधा सीधा ले लिए। तो न्याय कितने प्रकार के? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, विचार, मतलब स्वतंत्रता कितने प्रकार की? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की, मतलब 5 प्रकार की। ये पूछा जा सकता है। स्वतंत्रता कितनी प्रकार की है? 5। और समता कितनी प्रकार की? प्रतिष्ठा और अवसर 2 प्रकार की। बंधुता कितने प्रकार की? व्यक्ति, गर्म तथा एकता, अखंडता, ये है, ठीक है। तो आदर्श अब इन्होंने पूरा डिटेल से हम करेंगे कि 5 आदर्श को। जैसे प्रभुता संपन्न। प्रभुता संपन्न क्या मतलब क्या होता है? कि हमने प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की थी 4200 संविधान 1946 के द्वारा। इसमें क्या जोड़ दिया? मतलब प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, मतलब समाजवादी, पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिया गया था। तो हम देखते हैं अब कि यो है संप्रभुता कितने प्रकार की होती हैं, मतलब संप्रभुता किसे कहेंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम। तो देखो कि यदि हम बात करते हैं किसकी, कि देखो राज्य कितने प्रकार का होता है? राजनीतिक शक्ति के आधार पर उपनिवेशवाद, अधिराज्य और प्रभुत्व संपन्न। उपनिवेश कैसे प्रकार के होते? उपनिवेश ऐसा होता है कि यदि किसी देश के लोग अपने शासन प्रशासन के निर्णय को स्वतंत्र रूप से खुद ना ले सकें, देश की संवैधानिक मतलब देश का संवैधानिक प्रमुख विदेशी हो, तो ऐसे मतलब निर्णय भी नहीं ले पा रहे हैं, विदेशी हमारा क्या है? संवैधानिक प्रमुख है, तो हम कहेंगे हम कैसे हैं? उपनिवेश हैं। जैसा कि भारत 1947 से पहले हुआ करता था। अधिराज्य क्या था? देश के लोग निर्णय लेने में तो स्वतंत्र, लेकिन देश का संवैधानिक प्रमुख कैसा है? विदेशी है। 1947 से संविधान लागू होने तक क्या थे? हम अधिराज्य के रूप में थे। प्रभुता संपन्न क्या है? कि सब किसी देश के लोग अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हो, देश का संवैधानिक प्रमुख खुद का हो, मतलब निर्णय भी खुद लें, संवैधानिक प्रमुख भी क्या हो? खुद का हो। तो स्वतंत्रता के बाद तो इस प्रकार से प्रभुता संपन्न, तो हमने क्या है? निर्णय भी ले सकते हैं, देश का प्रमुख भी हमारा है, इसलिए हम क्या है? प्रभुता संपन्न है, प्रभुत्व संपन्न है, ठीक है दोस्तों। तो आ गया होगा समझ में प्रभुत्व संपन्न। आर्थिक आधार पर, तो आर्थिक आधार पर कैसे बताया गया है कि समाजवाद क्या है? कि समाजवाद क्या है? आर्थिक आधार पर बता रहे हैं कि हमारा जो समाजवाद है और पूंजीवाद है। तो समाजवाद होता है एक, पूंजीवाद। समाजवाद में क्या? उत्पादन के साधनों का निर्णय वितरण किसके द्वारा? सरकार द्वारा, मतलब नियंत्रण और वितरण किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। पूंजीवाद में क्या होता है? उत्पादन नियंत्रण, मतलब नियंत्रण और उत्पादन निजी हाथों में रहता है। समाजवादी अवधारणा का स्वरूप क्या है हमारे यहाँ? मार्क्सवाद प्लस गांधीवाद, क्योंकि समाजवाद कई प्रकार का होता है, लेनिन का समाजवाद, माओ का समाजवाद। इसी प्रकार हमारे मार्क्सवाद प्लस गांधीवाद को मिला के, गांधीवाद अधिक है हमारे यहाँ, मार्क्सवाद की और गांधीवाद मिला के ऐसी संविधान की संविधान है, ठीक है। जो कि हमारे DS नागरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस के अनुसार लोकतांत्रिक समाजवाद की स्थापना की गई थी, ठीक है। उद्देश्य क्या है? कि समाज के अंतिम व्यक्ति के हितों की क्या करना? साधना है, अंतिम व्यक्ति को। भारत का 1991 के बाद पूंजीवाद की ओर आगे बढ़ जाना। 1991 बाद हम कैसे बढ़ रहे हैं? समाजवाद से पूंजीवाद की ओर। देखो इसमें हमने एक जो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल है, तो उनने जो कम्युनिज्म दिया है, मतलब साम्यवाद, तो वो क्या है? देखो समाजवाद तो एक बड़ा है, लेकिन उसी के अंदर की ये क्या है? एक साम्यवाद है, ठीक है। तो साम्यवाद एक छोटी संकर में, समाजवाद एक बड़ा संलग्न है। देखिए दोनों का लक्ष्य क्या है? मार्क्सवाद और साम्यवाद, मतलब समाजवाद के अंदर ये अवस्थाएं हैं ये, ठीक है। दोनों का लक्ष्य क्या है? कि समाज के अंतिम व्यक्ति के हितों को साधना। एम मोड ने क्या कहा? संविधान एक ऐसी टोपी है जिसे इतने तरीके से पहन रखा गया है कि इसके मूल स्वरूप दिखाई नहीं देता, ठीक है। आज जैसे एमन रॉय साम्यवाद से समाजवाद में बदल गया है। साम्यवाद जो है आज हमारे यहाँ कैसे बदल गया? समाजवाद में। कैसे? लेनिन की, जैसे कितने प्रकार, लेनिन की विचारधारा, लेनिन समाजवाद कहते हैं, माओ समाजवाद कहते हैं। समाजवाद क्या है? आर्थिक संसाधनों का समतापूर्ण वितरण सुनिश्चित करना। मार्क्सवाद क्या कहता है? सख्त रास्ते, मार्क्सवाद क्या कहता है? कि सख्त रास्ते से समाजवाद स्थापित करना। जैसे कि मार्क्स, और जैसे कि हमारा ये लाइन बना दी कि लक्ष्य है, तो मार्क्सवाद क्या करता है? सीधे अटैक करता है, डिंग, यहाँ आ गए साधे सीधे, ठीक है। इससे क्या हो गई? समतामूलक समाज की स्थापना कर दी खूनी क्रांति के द्वारा। लेकिन समाजवाद क्या था? धीरे धीरे इस लक्ष्य को प्राप्त करता हूँ उदार तरीके से, इस तरीका है। तो हमारे यहाँ क्या है? समाजवाद ऐसा है, उदार तरीके से धीरे धीरे हम लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। तो मतलब लोकतांत्रिक तरीके से आर्थिक संसाधनों के नियोजन, उत्पादन तथा वितरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। उद्देश्य क्या है? आर्थिक रूप से समतामूलक समाज की स्थापना करना, ठीक है फ्रेंड।
अंतर क्या है कि मार्क्सवाद और समाजवाद में मार्क्सवाद क्या है, तो राज्य को बाधक मानता है। जो मार्क्स है वो कहता है राज्य नहीं होना चाहिए, राष्ट्रवाद नहीं होना चाहिए, धर्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि अफीम के नशे जैसा होता है। लोकतंत्र धनतंत्र बन गया है, इसलिए नहीं होना चाहिए। समाजवाद स्वरूप बाधक नहीं होना चाहिए, राष्ट्रवाद होना चाहिए। समाजवाद धर्म तथा व्यक्तिगत अनुपालन कर सकता है, सामूहिक रूप से नहीं। लोकतंत्र की बुनियाद के पर सरकार लोक कल्याणकारी कार्य कर सकती है। तो ये क्या है, समाजवाद कहता है। और ये कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए। समाजवाद कहता है राष्ट्र होना चाहिए, सरकार भी होना चाहिए, धर्म भी होना चाहिए। धर्म कैसा हो, व्यक्तिगत होना चाहिए। लोकतंत्र की बुनियाद पर सरकार लोक कल्याणकारी कार्यों को कर सकती है, ठीक, हो सकते हैं, ऐसा कहता है। और क्या कहता है, देखो जो मार्क्स कह रहा है कि केवल 2 वर्ग हैं, सर्वहारा और पूंजी। लेकिन ये कह रहा है 3 वर्ग हैं, सर्वहारा, मध्यम और पूंजीवादी। खूनी क्रांति के द्वारा इसे खूनी क्रांति आवश्यक, तभी समाजवाद स्थापित हो जाएगा, वो कह रहा है, मार्क्सवाद कहता है। लेकिन हम कहते हैं वैचारिक क्रांति के द्वारा भी ऐसा संभव है। अराजकता को बढ़ावा मिलता है, अराजकता को स्थापना नहीं की जाती, अराजकता की स्थान नहीं है हमारे यहाँ। समाजवाद है जो सर्वहारा का उत्पादन और संतुलन, इसमें सर्वहारा का उत्पादन उत्थान किया जाता है, लेकिन हम एक संतुलन बनाते हैं गरीब और अमीर, मतलब सर्वहारा और पूंजी वर्ग में। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारे आज के उद्देश्य का कुछ बातें। और भी जानते हैं कि 3 प्रकार से राज होते हैं, निरीश्वरवादी, ईश्वरवादी, धर्मनिरपेक्ष। निरीश्वरवादी में ईश्वर को नहीं मानता है, ना ही राज्य में, ना ही प्रशासन में। ईश्वरवादी क्या होते हैं, विश्वास तो करता है, लेकिन क्या होता है, धर्मतंत्र व्यवस्था अपनाई जाती है, धर्म को राज्य व्यवस्था में प्रयोग किया जाता है, राज्य का अपना धर्म होता है। लेकिन धर्म क्या होता है, ईश्वर की सत्ता पे तो ये नहीं करते हैं, ये भी करते हैं, लेकिन धर्म की मौजूदगी भी स्वीकार है। देश की राज्य व्यवस्था के संचालन धर्म में समृद्ध सिद्धांत का प्रयोग नहीं करते हैं। अब देखते हैं पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता के जैसे हमारे यहाँ क्या है कि पंथ निरपेक्ष धर्मों के साथ साथ अब उन्हें संबंधित पंथों के आधार पर भी तटस्थ बने रहेंगे, व्यक्तिगत रूप से उदार रुख अपनाएंगे। धर्मों के आधार पर तटस्थ का अनुपालन करके व्यक्तिगत रूप से तटस्थ होंगे। तो ये धर्म निरपेक्ष कहते हैं, पंथ निरपेक्ष। तो हमारे यहाँ पंथ निरपेक्षता है, इसीलिए कहते हैं कि फ्रांस को भारत के संविधान से क्या सीखना चाहिए। तो हमारी पंथ निरपेक्षता से फ्रांस को क्या यही सीखना चाहिए कि हम व्यक्ति नहीं, बल्कि हम किससे भी अलग हैं, मतलब हम बढ़ावा नहीं देंगे किसी भी संप्रदाय को, ठीक है, मतलब पंथों के आधार पर भी हम तटस्थ बने रहेंगे, ठीक है, और व्यक्तिगत रूप से तो उदार रुख अपनाएंगे, ठीक है। तो ये है हमारे यहाँ भारतीय संविधान की पंथ निरपेक्षता, ठीक है। तो ये हो गया। इसी तरीके से लोकतांत्रिक भी शब्द आया और गणराज्य। तो गणराज्य भी समझ ली। लोकतंत्र क्या होता है, यदि आर्थिक निगाह है, बहुदलीय व्यवस्था है, संविधानवाद है, विधि का शासन, लैंगिक न्याय है, तटस्थ नौकस है, तटस्थ या स्वतंत्र न्यायपालिका है, वाक व विधिक की स्वतंत्रता है, तो हम ऐसे कहेंगे कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, जो कि सरकार मतलब बाय द ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, मतलब लोगों के द्वारा लोगों के लिए सरकार होती है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 में वाक और अविधि की स्वतंत्रता है। तो ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है। अब राज्य भी कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, राज्य 2 प्रकार के होते हैं, राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक, या फिर गणराज्य या गणतंत्रात्मक। वंशानुगत होते हैं, संवैधानिक प्रमुख का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, यहाँ पर वंशानुगत नहीं होता, निर्वाचन द्वारा होता है। अब इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों चलता है। सुनिश्चित कार्यकाल होता है गणराज्य में, ठीक है, सुनिश्चित कार्यकाल होता है। तो गणराज्य क्या होता है, वंशानुगत नहीं होता, निर्वाचन द्वारा होता है, कुछ प्रत्यक्ष कुछ अप्रत्यक्ष, इस प्रकार से गणराज्य होते हैं। तो हमारे यहाँ गणराज्य भी है। तो मेरे समझ में आपको ये पाँचों के पाँचों आदर्श समझ में आ गए होंगे, ठीक है। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। ओके। बंधुता भी व्यक्ति, गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता को बताती है। यही नहीं, हमारी जो बंधुता है वो यहीं तक सीमित नहीं है, बंधी नहीं हुई है, हमारा बाहर जाकर वसुधैव कुटुंबकम के आदर्श तक पहुंचने के लिए है। लेकिन संविधान निस्संगतावाद का समर्थन नहीं करता, इसे अंतर्राष्ट्रीय शांति की अभिव्यक्ति करता है। मतलब हम किसी ऐसे गलत कार्य को अंजाम नहीं देने में बढ़ावा देंगे जो कि हमारे देश के लिए क्या हो, घातक सिद्ध हो। इसके अलावा अगर कोई लोक कल्याणकारी या फिर मानव के लिए, मानव के हितों में होगा, तो हम कहेंगे वसुधैव कुटुंबकम की ओर हम आगे बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से हमारी बंधुता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारी एक बार और देख लीजिए भारतीय संवैधानिक उद्देश्य का। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलते हैं नए एक टॉपिक के साथ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर ज़रूर करें, कम से कम 5 लोगों को शेयर ज़रूर करें। और हम इसे धीरे धीरे कवर कर लेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी को। और लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि क्या हम इसमें इम्प्रूव करें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।